डन। हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो भारत मालदीव के संबंध है। भारत और मालदीव के संबंध किस तरह से एक समय में गर्त में चले गए थे और उसके बाद जो वो वापस से विश्वास बहाली हुई और वापस से भारत और मालदीव के संबंध जो वो अच्छे हुए। हाल ही में मालदीव ने अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वहाँ पे गए, मालदीव की यात्रा की और किस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम भारत और मालदीव के संबंध जो वो गहराई से जाने, मालदीव के बारे में कुछ बातें, बेसिक बातें जान लेते हैं। मालदीव जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में, देखिए ये है दक्षिण और पश्चिम, इस तरह से भारत के दक्षिण पश्चिम में मालदीव जो है वो एक देश है, द्वीपीय देश है, जिसमें लगभग 1192 द्वीप हैं। 1192 द्वीप हैं। अब इन 1192 द्वीपों में से लगभग 200 द्वीप ऐसे हैं जहां पे आबादी रहती है। 200 के करीब ऐसे द्वीप हैं जहां पे आबादी रहती है, जहां पे लोग रहते हैं। तो इसके अलावा यदि हम बात करें भारत और मालदीव में, तो मालदीव के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो धीवे ही भाषा बोली जाती है, जो भारत की जो संस्कृत भाषा है और इसके अलावा तमिल जो भाषा है सिंहली, उन दोनों को मिला के जो वो एक भाषा बनती है जिसको धीवे ही भाषा बोलते हैं, जो कि भारत के साथ एक कल्चरल संबंध दिखाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मालदीव के का जो मुद्रा है, करेंसी जो है वो है रुपया, रुपया नहीं रुपया, जो रुपया के साथ जो वो इस तरह का एक रिलेशन है कि रुपया में पे आता है और उसमें फे आता है। इसका जो बोलने में जो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो वहाँ की आबादी जो वो लगभग 5.2 लाख जो वो आबादी है। और एक इस्लामी जो राज्य हम कह सकते हैं, इस्लामी एक देश कह सकते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने अपने संविधान के अंदर इस्लामी देश घोषित कर रखा है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। इसके अलावा भी कुछ बातें और जान लेते हैं हम। माले जो इसकी राजधानी है और रुपया जो इसके करेंसी है, धीवे इसकी भाषा है, इस्लाम जो वो धर्म है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और मोहम्मद मुइजू जो है वो 2023 से इसके राष्ट्रपति हैं। लगभग 5.2 लाख आबादी है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम में एक द्वीपीय देश है और 1192 इसमें द्वीप हैं, जिसमें से 200 के लगभग द्वीप ऐसे हैं जो आबाद हैं, जहां पे आबादी रहती है। और 2008 में जो नवीनतम संविधान यहाँ पे लागू हुआ, इसकी यदि बात करें इकोनॉमी की, तो पर्यटन पे इसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी आधारित है। इसके अलावा भी द्वीपीय देश है चूंकि, तो मत्स्य पालन और यदि हम बात करें नारियल की खेती यहाँ पे होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें मालदीव के बारे में थी। आगे हम कुछ और बातें जान लेते हैं। भारत और मालदीव के संबंधों को जानने से पहले हमें कालखंड को जानना होगा कि किस तरह से जो वो ऐतिहासिक संबंध भारत के मालदीव के साथ रहे हैं। यदि हम बात करें 1965 में जो मालदीव आज़ाद हुआ था, तो 1965 से लेकर 2000 तक भारत और मालदीव के किस तरह के संबंध रहे। 2000 से 2011 के बीच में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार हुआ और उसके बाद बात करें 2012 से 18 तक जो वो चीन का प्रभाव वहां पे ज्यादा रहा और तनावपूर्ण स्थिति भारत के साथ रिश्तों में रही। 2018 से 2022 के बीच में वापस से संबंधों की बहाली हुई और एक नई चुनौती 2023 जो इसके चुनाव वहां पे हुए उसमें देखने को मिली मोहम्मद मुइजू के रूप में। उसके बाद उस समय जो भारत की किस तरह की प्रतिक्रिया रही और भारत मालदीव संबंध टकराव से वापस किस तरह से पुनर्स्थापना की ओर बढ़े, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जैसा कि हमने बात की थी, 1965 के अंदर जो भारत मालदीव जो आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, और सबसे पहला देश जो मान्यता देने वाला था मालदीव को वो भारत था। और उसके बाद यदि हम बात करें 1988 के अंदर आज़ादी के, मालदीव की आज़ादी के कुछ समय बाद जो मालदीव के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आई, ऑपरेशन कैक्टस जो वहां पर भारत ने किया। क्यों किया? क्योंकि मालदीव के एक राष्ट्रपति थे मोमुन अब्दुल गयूम, गयूम के खिलाफ जो वो श्रीलंका के अंदर एक साजिश रची गई अब्दुल्ला लुथुपी के नेतृत्व में। अब्दुल्ला लुथुपी ने श्रीलंका के एक संगठन जो कि तमिल अलगाववादी संगठन था, उसके साथ मिलकर मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश रची और वहां पे जो एक बड़ा हमला किया। 80 के लगभग लड़ाकों को लेकर जो है वो वहां पे एक हमला किया, जिसके खिलाफ जो है वो भारत ने मालदीव की सहायता की। यदि हम बात करें मोमुन अब्दुल गयूम की, इन्होंने जो वो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया और राजीव गांधी ने जो वो इसके खिलाफ एक सैन्य दल भेजा। 1600 के लगभग सैनिक जो वहां पे भेजे गए और उन सैनिकों ने वहां पे जाके जो इन 80 लड़ाकों को हराया। उनमें से 19 लड़ाके जो वो मार गिराए गए और उसके बाद यदि हम बात करें तो बाकी के जो लड़ाके थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑपरेशन कैक्टस जो वो भारत ने चलाया और तख्ता पलट को जो विफल कर दिया। तो भारत की जो छवि बनी वो एक रक्षक और विश्वसनीय पड़ोसी के रूप में छवि बनी। उसके अलावा 90s के दौर में जो सार्क में भारत का सहयोग जो वो भारत और मालदीव का सहयोग रहा। और उसके बाद यदि हम बात करें तो 2004 के अंदर सुनामी वहां पे आई और उस सुनामी में जो वो सबसे पहले जो सहायक देश के रूप में उभर कर सामने आया वो भारत उभर कर सामने आया और भारत ने अच्छी खासी सहायता जो सुनामी के दौर में जो भारत ने की मालदीव की। और उसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, भारत और मालदीव के संबंधों को यदि समझना है तो हमें मालदीव के जो 4 राष्ट्रपति जो रहे हैं
उनके साथ भारत के किस तरह के संबंध रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। वो 4 राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद नासिद और अब्दुल्ला यामीन, इसके अलावा जो मोहम्मद सोली और मोहम्मद मुइजू, इन चारों के साथ भारत के किस तरह के संबंध रहे वो यदि हम समझ लेते हैं तो मालदीव के साथ किस तरह के संबंध रहे वो भी हमें समझ में आ जाएंगे। तो मोहम्मद नासिद की यदि हम बात करें तो मोहम्मद नासिद के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे। 2008 से 2012 के बीच में जो मोहम्मद नासिद मालदीव के राष्ट्रपति रहे, लोकतंत्र समर्थक थे, भारत के साथ अच्छा खासा सहयोग करते थे। और उसके बाद जो वो इनका 2012 के अंदर चाइना के एक समर्थक राष्ट्रपति जो अब्दुल्ला यामीन है उनके द्वारा जो वो तख्ता पलट कर दिया गया। और 2013 और 2018 के बीच में जो सरकार रही वहां पे वो भारत विरोधी सरकार रही। चाइना का जो वो अब्दुल्ला यामीन ने समर्थन किया। अब्दुल्ला यामीन चूंकि तख्ता पलट में जो चाइना ने अब्दुल्ला यामीन का समर्थन किया था, इसकी वजह से जो है वो चाइना को वापस से इनाम के रूप में BRI प्रोजेक्ट जो है वो चाइना का था, उस प्रोजेक्ट में जो भारत मालदीव ने हेल्प की और उस प्रोजेक्ट में मालदीव जो शामिल हो गया। तो ये एक इनाम के रूप में जो वो अब्दुल्ला यामीन ने चाइना को दिया। उसके बाद वापस से जो एक भारत समर्थक सरकार वहां पे आती है, भारत समर्थक सरकार जो है इब्राहिम सोली की सरकार वहां पे बनती है। 2018 से 2023 के बीच में भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन इस समय जो मालदीव के रहे। यदि हम बात करें, इंडिया फर्स्ट नीति अपनाई गई और रक्षा, स्वास्थ्य और विकास में जो सहयोग किया गया। कोविड-19 के अंदर भी जो अच्छा खासा सहयोग हुआ। भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया और वहां पे जो बहुत सी दवाइयां और अन्य जो जरूरी सामान जो है वो पहुंचाया गया। उसके बाद यदि हम बात करें 2023 का जो चुनाव हुआ उसमें मोहम्मद मुइजू के रूप में एक नई चुनौती सामने आई। मोहम्मद मुइजू की यदि हम बात करें तो उन्होंने चुनाव का जो पूरा कैंपेन है वो पूरा का पूरा भारत के विरोध में किया और भारत जो है उसको इंडिया आउट कैंपेन के नाम से जो वो उन्होंने अपना कैंपेन चलाया। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो लगातार वो इस पे जो वो कायम रहे। उसके बाद किस तरह के रिलेशन बने और किस तरह से वापस से जो अच्छे रिलेशन मोहम्मद मुइजू के बने वो हम आगे समझेंगे। देखिए 2000 से लेकर 2011 का जो काल है वो काल जो वो किसका रहा? द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार का काल रहा। भारत और मालदीव के संबंधों में किस तरह का विस्तार आया उसका काल रहा 2000 से लेकर 2011 तक। इस समय प्रमुख क्षेत्र रहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, व्यापार है, इन सब चीजों में जो एक अच्छा खासा सहयोग भारत और मालदीव का रहा। उसके बाद यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति नासिद जो 2008 से 2012 के बीच में जो रहे थे उनका जो भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे और भारत समर्थक रूप रहा। तो इस समय जो बहुत अच्छा जो विस्तार संबंधों में हुआ और सार्क में जो लगातार सहयोग जारी रहा। भारत जो मालदीव के विकास में एक लगातार सहयोगी के रूप में उभर कर सामने आया। फिर यदि हम बात करें चीन के प्रभाव की तो 2012 से लेकर 2018 तक जैसा कि हम पहले ही देख चुके थे कि 2012 से लेकर 2018 तक जो वो राष्ट्रपति कौन रहा? अब्दुल्ला यामीन जो चीन समर्थक रहा। और BRI प्रोजेक्ट जो वो उसमें भागीदारी जो वो उन्होंने अपनाई और भारत विरोधी माहौल वहां पे तैयार किया। भारत ने नासिद का समर्थन किया जिसे अब्दुल्ला यामीन ने इस तरह से प्रचारित किया कि ये जो भारत कर रहा है ये आंतरिक हस्तक्षेप कर रहा है मालदीव की जो राजनीति है उसमें। तो भारत विरोधी माहौल उन्होंने तैयार करने की कोशिश की। और उसके बाद यदि हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इब्राहिम सोली के रूप में एक नए राष्ट्रपति का उदय हुआ 2018 से 2022 के बीच में और बहुत अच्छे रिलेशन जो इस समय भारत और मालदीव के रहे। और यदि हम बात करें प्रमुख परियोजनाएं भी चलाएगी GMCP ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की यदि हम बात करें तो जो राजधानी है माले उसको 3 अन्य द्वीपों से जो जोड़ने की ये पूरी परियोजना थी। और चूंकि वहां पे द्वीपीय देश है इसकी वजह से कई बार सुनामी आ जाती है, कई बार अन्य दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। तो बहुत जरूरी है कि जो द्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए हो। तो 6.75 किलोमीटर का पुल बनाकर 6.75 किलोमीटर का पुल बनाकर जो माले को 3 अन्य द्वीप जो है उनसे जोड़ा जाएगा। तो ये पूरी परियोजना जो भारत वहां पे संचालित कर रहा है 2018 से। और इसमें जो भारत ने $500 मिलियन जो सहायता के रूप में दी, जिसमें से $100 मिलियन जो वो दिए गए अनुदान के रूप में, यानी कि वो वापस नहीं लिए जाएंगे। और $400 मिलियन जो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए गए। लाइन ऑफ क्रेडिट की यदि हम बात करें तो लाइन ऑफ क्रेडिट को हम कह सकते हैं कि ऐसा जो वो लोन दिया जाता है जिसके अंदर जो वो सॉफ्ट टर्म्स होती हैं, यानी कि जो शर्तें होती हैं वो लचीली होती हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए दिया जाता है। और यदि हम बात करें तो उसमें ब्याज दर जो बहुत कम होती है। तो ये पूरी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में सहयोग रहा। और जो मोहम्मद साली है उसके समय जो नेबरहुड फर्स्ट नीति जो भारत की पड़ोसी प्रथम नीति है वो प्रभावी रही। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि मोहम्मद मुइजू के रूप में एक नई चुनौती भारत के सामने आई, क्योंकि वहां पे कैंपेन पूरा का पूरा भारत के विरोध में किया गया और इंडिया आउट कैंपेन जो उन्होंने चलाया, इंडिया आउट समर्थक थे। इंडिया आउट का क्या मतलब हुआ? इंडिया आउट का मतलब हुआ है कि वहां पे भारत जो कुछ एयरक्राफ्ट और कुछ जो वो हेलीकॉप्टर रख रहा है, कुछ निगरानी केंद्र रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो जो मालदीव है पूरा द्वीपीय देश है, कई बार वहां पर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कई बार अन्य तरह की इमरजेंसी भी आ जाती है। तो वहां के जो लोग हैं उनको जो वो रेस्क्यू करने के लिए, वहां के लोगों को रेस्क्यू करके जो माले जो राजधानी वहां पर पहुंचाया जा सके या फिर अन्य किसी भी तरह की सहायता की जा सके, इसके लिए जो भारत ने कुछ जो हेलीकॉप्टर और यदि हम बात करें एयरक्राफ्ट रख रखे थे, उसमें कुछ सैनिक भी थे। क्योंकि हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट वहां पे रहेंगे तो सैनिक भी रहेंगे।
तो उनकी मांग थी, डिमांड थी मोहम्मद मुइज़ू की कि ये जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं ये तो भले ही आप रहने दें, लेकिन ये जो सैनिक हैं आपके, इनको आप वापस बुला लें, क्योंकि ये जो है वो आप हमारी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ पूरा अभियान चलाया और ये जो भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की। इसके अलावा एक सोशल मीडिया विवाद भी हुआ, क्योंकि ये जो फोटो देख रहे हैं आप मोदी जी की, इस समय जो मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, तो लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद ये जो फोटो डाली, तो भारतीयों ने कहा कि ये हमारा लक्षद्वीप इतना सुंदर है, तो हम मालदीव जो क्यों जाएं। तो मालदीव के कुछ मंत्री जो है उन्होंने इस पर जो टिप्पणी की, और टिप्पणी बहुत गंदी थी, प्रधानमंत्री पर जो वो बेहुदा टिप्पणियां की, तो उसके खिलाफ में जो भारतीयों ने जो बाइकआउट ट्रेंड चलाया कि हम मालदीव नहीं जाएंगे, और उसका असर भी हुआ। उसका असर किस तरह से हुआ वो हम आगे देखते हैं। भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही इस समय। तो सैनिक जो है उनको तकनीकी विशेषज्ञों से बदल दिया, यानी कि सैनिकों को वापस बुला लिया और तकनीकी विशेषज्ञ जो भेज दिए गए, और उसके अलावा परियोजनाएं जो सौर ऊर्जा और जल शुद्धिकरण की परियोजनाएं जो उनको लगातार जारी रखा, और शांत, संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो भारत ने इस समय अपनाया, यानी कि धैर्य रखा भारत ने जो संयम रखा, तो किसी भी तरह की उग्र प्रतिक्रिया नहीं की भारत सरकार ने। उसी का परिणाम ये हुआ 2023 के अंत में जो मालदीव में जो सैन्य परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो उन्होंने क्या चलाया, इंडिया आउट कैंपेन चलाया। इंडिया आउट कैंपेन जो उन्होंने भारतीय सैनिकों को हटा दिया और तुर्की और चाइना जो उनके साथ नजदीकी बढ़ाई, और भारत ने जो इस समय बहुत ही संयमित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो अपनाया, भारत ने किसी भी तरह की उग्र टिप्पणी नहीं की। यदि हम बात करें जो मुन्ना भाई MBBS और सर्किट की आवाज में, तो विनम्रता के साथ काम होता है, यानी कि भारत सरकार का जो रुख रहा वो विनम्र रहा, यानी कि शांत, संयमित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो भारत का रहा। भारत को पता था कि चाइना और तुर्की जो भारत का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि भौगोलिक जो दृष्टिकोण है, भौगोलिक जो एरिया है, उसके हिसाब से भारत को ही जो मालदीव को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। चाइना और तुर्की जो है वो भारत का स्थान नहीं ले सकते, इस वजह से भारत ने कोई भी उग्र टिप्पणी नहीं की। फिर यदि हम बात करें तो जुलाई 2025 आया और मोदी जी की जो यात्रा हुई, 60वां स्वतंत्रता दिवस जो वो मना रहा था, उसके 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मालदीव के मोदी जी ने जो यात्रा की और मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ। मोदी जी के भव्य स्वागत हुआ जुलाई 2025 में माले की यात्रा, मुइज़ू सरकार के तहत पहले विश्व के ऐसे नेता बने जो जिन्होंने मालदीव की यात्रा की। तो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, किस तरह से ये स्वागत हो रहा आप देख सकते हैं, और वहाँ की जो रक्षा मंत्रालय की जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन हुआ और मोदी जी का चित्र जो उन्होंने लगा दिया। यानी किस तरह से संबंध बदले आप देखिए। मोहम्मद मुइज़ू जो है वो लगातार भारत पर टिप्पणी कर रहा था, भारतीय सैनिकों को वहां से हटा रहा था और चाइना और तुर्की के नजदीक जा रहा था, लेकिन उसके बाद परिदृश्य किस तरह से बदला, उस परिदृश्य को हम देख सकते हैं। मोदी जी जो स्वागत से जो बहुत खुश हुए, और मोदी जी ने जो ये कहा होगा बाबू भाई की आवाज में कि मैं तो तेरे को हरामी समझ रहा था और तू तो देव मानुष निकला, तू तो राम निकला, इस तरह की बातें की होंगी। वो हम देख सकें कि जो सबसे भरोसेमंद मित्र जो वो करार दिया मालदीव को, और उसके अलावा भारत और मालदीव के संबंध को क्या नाम दिया कि ओल्डर देन हिस्ट्री एंड एज डीप एज द सी, यानी कि इतिहास से भी पुराने और समुद्र से भी गहरे रिश्ते भारत और मालदीव के रहे हैं। तो किस तरह से संबंध बदले वो हमने देखे। उसके बाद ये जो फोटो है, ये जो इमेज है, इसको देख के तो मुझे मिर्जा गालिब का वो शेर याद आ गया कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये जो फोटो है ये देख के मुझे इसी शेर की याद आई, तो बहुत अच्छा लगा ये फोटो देख के, किस तरह से जो भारत मालदीव के संबंध अच्छे हुए और विश्वास बहाली वापस से पुनर्स्थापना हुई। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई, क्योंकि मोदी जी बहुत खुश हुए, तो खुश होकर जो 8 समझौते भारत और मालदीव के साथ किए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समझौते हम देख लेते हैं कि $665 मिलियन जो उसका लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। $665 मिलियन को यदि हम बात करें रुपए में यदि बदलें तो 4,850 करोड़ रुपए जो होते हैं, 4,850 करोड़ रुपए के समझौते हुए। लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सॉफ्ट टर्म्स जो उसका लोन होता है, ये लचीली शर्तें होती हैं इसमें, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए होता है और कम ब्याज दर पर होता है। यूँ सामान्य भाषा में यूँ कहें तो यूँ कह सकते हैं कि जब आपकी मर्जी हो तब आप वापस दे देना। तो इस तरह का लाइन ऑफ क्रेडिट जो दिया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो उस पर बातचीत हुई, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो मोदी जी ब्रिटेन गए थे तो उनके साथ भी हो गया था, तो मालदीव के साथ जो बातचीत वापस से स्टार्ट हुई और मालदीव को बेहतर हैवी व्हीकल्स प्रदान किए गए। नए रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया गया। भीष्म क्यूब जो प्रदान किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मालदीव जो एक द्वीपीय राष्ट्र है और मेडिकल इमरजेंसी वहाँ पर कई बार आती रहती है। भीष्म क्यूब जो एक इस तरह का बहुत से किट्स होते हैं मेडिकल के, जिनको समेटा जा सकता है और वहाँ पे ले जाके यूज में लिया जा सकता है। कहीं भी जो दुर्गम एरिया होते हैं वहाँ पे ले जाकर यूज किया जा सकता है। तो भीष्म क्यूब जो है वो प्रदान किया। और आपको यदि याद हो तो जब मोदी जी वहाँ पे गए थे यूक्रेन में, तो वहाँ पे भी जो वो भीष्म क्यूब उनको प्रदान किए थे। सीधी उड़ानें और पर्यटन के आदान प्रदान पर भी जो बातचीत हुई। उसके अलावा यदि हम बात करें कुछ विश्लेषण की, तो देखिए मुइज़ू का रवैया जो बदल गया। इंडिया आउट के स्थान पर जो इंडिया विद के संकेत दिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुडविल की बात की। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत का किस तरह का दृष्टिकोण रहा, भारत की खूब आलोचना हुई मालदीव के अंदर। मालदीव ने कहा कि आप हमारी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, फिर भी भारत ने जो शांत, संयमित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखा।
सोशल मीडिया पर बहिष्कार हुआ और मालदीव के जो अपमानजनक बयान थे उसके बावजूद भारत ने जो धैर्य नहीं खोया, इस तरह का दृष्टिकोण भारत का रहा। वो राजनीतिक सच्चाई ये है कि भारत जो है वो उसका स्थान चाइना और तुर्की जो कभी नहीं ले सकते मालदीव में। ये भू राजनीतिक सच्चाई है। यदि रणनीतिक संदेश की यदि बात करें तो भारत ने दिखा दिया कि तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के बजाय दीर्घकालिक सोच जो और संयम जो अधिक प्रभावी होते हैं। फिर यदि हम बात करें तो अभी तो रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन वहां पर जब भी चुनाव होते हैं तो इंडिया आउट जो है वो एक अभियान वापस से चला दिया जाता है, क्योंकि कई बार विपक्ष और कई बार पक्ष जो उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ता है। तो ये एक चुनौती भारत के सामने है कि इंडिया आउट जो उसको संप्रभुता का खतरा बताया जाता है, कि संप्रभुता का खतरा बता के जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है वहां पे। और यदि हम बात करें, चाइना का प्रभाव लगातार बढ़ ही रहा है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव परियोजना जो उसमें मालदीव हिस्सा है, और डेप्ट ट्रैप में लगातार जो बहुत से देशों को फंसा रहा है, तो मालदीव को भी फंसा ही रहा है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो संप्रभुता संवेदनशीलता यानी कि आंतरिक हस्तक्षेप की धारणा वहाँ के लोगों में बन गई है कि भारत जो मालदीव की राजधानी में आंतरिक हस्तक्षेप करता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो नीति में असंगति जो कि हर देश में होती है, जैसे ही सरकार बदलती है तो नीतियां बदल जाती हैं, तो ये भी भारत के सामने एक चुनौती है। और विश्वसनीयता की क्षति यानी कि भारत कोई भी परियोजना जब चलाता है तो वो समयबद्ध तरीके से कर नहीं पाता है। यदि हम बात करें ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की, तो वो भी चल रही है, लेकिन उस तरीके से, उस प्रभावशाली तरीके से नहीं चल रही जैसा कि उससे चलना चाहिए था। भारत जब भी कोई परियोजना चलाता है तो उसमें समय ले लेता है, भले ही वो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात हो या फिर ईरान के अंदर जो चाबहार बंदरगाह की बात हो, तो भारत समयबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाता है। यही वजह है कि चाइना जो भारत का लगातार इन छोटे छोटे देशों में स्थान लेता जा रहा है। इन देशों को जो विकास की जरूरत है, लेकिन भारत समय पर काम नहीं कर पाता है, इसकी वजह से वो चाइना को जो ठेका दे देते हैं। आगे की राय क्या, आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? तो परियोजनाओं को समयबद्धता, यानी जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भारत जो वो किसी भी काम को समय पर नहीं कर पाता है, भले वो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो, चाबहार बंदरगाह हो, या फिर जो माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो हो, समयबद्धता जो बहुत बड़ी दिक्कत है। रक्षा एवं रणनीतिक संवाद मालदीव के साथ जो इस तरह का करना पड़ेगा। ब्लू इकोनॉमी जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और युवा व शिक्षा आधारित सहयोग जो भारत को बढ़ाना चाहिए। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वहाँ पे जो भारत को मालदीव के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तालमेल बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भारत को तीन चीज़ों पर जो ध्यान देना चाहिए, ट्रस्ट, टेक और ट्रेड, यानी कि व्यापार और विश्वास और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों पे जो ध्यान देना चाहिए। सागर नीति और नेबरहुड फेस्ट नीति जो उसको आगे बढ़ाते हुए भारत को मालदीव के साथ सामरिक विश्वास को बनाए रखना होगा। तो ये क्लास थी जिसमें हमने भारत और मालदीव के संबंधों को बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।